कबीरधाम पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। ग्राम दामापुर में श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ में हुए शामिल। डोन निर्माण के लिए 30 लाख रुपए की घोषणा। सीतामऊ पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। सीएम को ज्ञापन देते समय हुई गिरफ्तारी। कांग्रेस नेताओं ने गिरफ्तारी पर जताई नाराजगी। महेंद्रगढ़ में कांग्रेस ने संविधान बचाओ कार्यक्रम किया आयोजित। बीजेपी की नीतियों के विरोध में निकाली रैली। बीजेपी पर संविधान को खत्म करने का लगाया आरोप। कोंडागांव कलेक्टर नूपुर राशि ने स्टार्टअप डैम का किया अवलोकन। ग्राम पंचायत बड़े नेरा में किसानों से की चर्चा। और कोंडागांव के ग्राम चिपाउड में स्कूल और छात्रावास का निरीक्षण। कलेक्टर नूपुर ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के दिए निर्देश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का सरल, सुलभ और आत्मीय स्वभाव एक बार फिर लोगों के दिलों को छू गया। कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा के ग्राम दामापुर अत्रिया के दौरे पर पहुंचे और आपको बताते चले कि आयोजित 11 कुंडीय लक्ष्मी नारायण यज्ञ में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने लक्ष्मी नारायण यज्ञ में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने साहू समाज की मांग पर डोम निर्माण के लिए 30 लाख रुपए की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने आम ग्रामीणों के बीच जाकर उनसे आत्मीय बातचीत की। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जैसे ऊंचे पद पर होने के बावजूद उनका जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व उन्हें जनता के ज्यादा करीब लाता है। दामापुर पहुंचते ही उन्होंने न केवल ग्रामीणों का हालचाल जाना बल्कि एक स्थानीय होटल में जाकर उनके साथ चाय नाश्ते का भी आनंद लिया। उनके इस व्यवहार ने ग्रामीणों को यह एहसास करवाया कि वे केवल जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि अपनेपन से भरे एक सच्चे जनसेवक हैं। सीतामऊ ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में सीतामऊ में सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से सीएम के नाम ज्ञापन देने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को होटल गुरु कृपा के पास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताते चले कि कांग्रेस की प्रमुख मांगे मंडी के चुनाव अतिशीघ्र करवाना, मंदसौर में एसडीपी मशीन लगवाना, विभिन्न सरकारी योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच करवाना, गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाना प्रमुख मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे थे। तो देखिए, सीतामऊ से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर सीएम को ज्ञापन जाते समय दरअसल ये गिरफ्तारी जो है हुई है और ये आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर भगदड़ जो है मची हुई है। यहां पर सीआरपीएफ की तरफ से, पुलिस की तरफ से यहां पर गिरफ्तारी जो है वो की जा रही है। और दरअसल ये गिरफ्तारी जब हुई, जब सीएम के ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, कांग्रेस नेताओं ने गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से देश भर में संविधान बचाओ अभियान 40 दिनों का चलाया जा रहा है, जिसको लेकर एमसीबी जिले के महेंद्रगढ़ गांधी चौक में कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने गांधी चौक से खेड़िया तिराहा तक संविधान बचाओ रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कहा है कि संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, लेकिन वर्तमान की बीजेपी सरकार संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। तो देखिए, मनेंद्रगढ़ से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर बीजेपी की नीतियों को लेकर यहां पर विरोध रैली जो है वो निकाली गई है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से ये रैली निकाली गई है और इसके साथ ही कांग्रेस ने जिस तरीके से याद करवाया कि संविधान को बनाने में कितना वक्त लगा, वहीं ये भी कटाक्ष करते हुए बोला गया है कांग्रेस की तरफ से कि संविधान को खत्म करने के लिए बीजेपी जो है लगातार काम कर रही है और जिस संविधान को बनाने के लिए इतना वक्त लगा उसी संविधान को बीजेपी जो है खत्म करने की कवायद यहां पर कर रही है और लगातार कांग्रेस की तरफ से ये विरोध रैली जो है निकाली गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में ये आयोजन 40 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। जिला मुख्यालय में, ब्लॉक मुख्यालय में, विधानसभा स्तरीय, इसके बाद इसको लेकर अंतिम गांव-गांव तक लेके जाना है।
कि बाबा साहब ने संविधान को किस तरह से बनाया था। इस संविधान को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था, लेकिन जिस तरह से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो संविधान को जो खत्म करने का जो काम कर रहा है, आप देखेंगे लगातार हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल जी ने किस तरह से पूरे देश में आवाज उठाया है। विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को बंद किया गया है, बाबा साहब का अपमान किस तरह से सदन में किया जा रहा है, पूरे देश में अपमान किया जा रहा है। दूसरा, जब लगता है कि इनको पूरे देश में जब लग रहा है कि विरोध हो रहा है, तो आज देखेंगे हमारे यहाँ के भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुसूचित जनजाति जातियों की याद आगे गए। तो इस तरह की भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से इनकी सरकार बनने के बाद से संविधान को समाप्त करने का काम किया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आंदोलन कर रही है, एक एक जन जन को आवाज उठाने का काम कर रही है, लोगों को बताने का काम कर रही है। कोंडागांव कलेक्टर नूपुर राशि ने पन्ना में कोंडागांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ेकनेरा में वाटर शेड के तहत निर्मित स्टाप डैम का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने गांव के किसानों से चर्चा कर स्टाप डैम से मिल रही सिंचाई सुविधा और उनकी ओर से लगाई जा रही फसलों की जानकारी ली। ग्रामवासियों ने बताया कि पहले सिंचाई के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन चेक डैम बनने के बाद खेतों में सिंचाई की समस्या का समाधान हुआ है। इससे लगभग 30 एकड़ रकबे में सिंचाई की सुविधा मिल रही है। कलेक्टर ने उन्हें परंपरागत फसलों के अलावा नारियल सहित उद्यानिकी के फसल लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इसके लिए शासकीय योजनाओं के माध्यम से ड्रिप और फेसिंग की व्यवस्था गांववासियों को देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामवासियों को बीज उत्पादन का क्षेत्र बढ़ाने और जैविक की खेती को अपनाने के लिए भी कहा। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के सीईओ अविनाश भोई और जनपद पंचायत के सीईओ आकांक्षा नायक, गांव के सरपंच और ग्रामीण जन उपस्थित थे। तो कोंडागांव से ये खबर आप तक, जहां पर किसानों ने यहां पर आपको बताते चले कि सिंचाई विभाग सुविधा और फसलों की जानकारी लेने के लिए यहां पर निरीक्षण जो है कलेक्टर ने किया है। कलेक्टर ने स्टाप डैम का अवलोकन किया और यहां पर निरीक्षण के साथ ही तमाम लोग जो यहां पर मौजूद थे, किसानों ने कलेक्टर नूपुर से यहां पर चर्चा की है। कोंडागांव कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने कोंडागांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम चिपावड़ में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया और शेष सभी बचे हुए कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि नए भवन में सीपेज की समस्या न हो। इसके बाद उन्होंने प्री मैट्रिक बालक और छात्रावास का निरीक्षण कर स्वच्छता और सुव्यवस्थित रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने किचन शेड के निर्माण कार्य को भी शीघ्र पूर्ण करने के लिए कहा। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ अविनाश भोई, डिप्टी कलेक्टर और प्रभारी सहायक आयुक्त निकिता मरकाम, जनपद पंचायत की सीईओ आकांक्षा नायक सहित लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। तो कलेक्टर नूपुर ने यहां पर आपको बताते चले कि उन्होंने स्कूल का भी निरीक्षण किया है और यहां पर उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, जिस तरीके से रखरखाव की स्कूल में किस तरीके की जो व्यवस्था है और स्कूल और छात्रावास का दरअसल उन्होंने निरीक्षण किया है। कलेक्टर नूपुर ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15,000 आवास पूर्णावास कर चुके हैं और नक्सली परिवार को सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं और इसे लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सल पीड़ित परिवार को प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास दिए जा रहे हैं, बल्कि नियम में 2011 की सूची के अनुसार आवास मिले थे, लेकिन नियमों के विपरीत जाकर राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने नक्सलियों के परिवार के लिए 15,000 आवास की स्वीकृति दी है। तो वहीं बस्तर में चल रहे नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर
लेकर उन्होंने कहा कि हमारा मकसद बस्तर का विकास और लाल आतंक को समाप्त करना है। इस दौरान चरणदास महंत के उद्योग के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य पहले बस्तर को शांत करना है। अभी उद्योग के विषय में सोचा नहीं गया है, लेकिन अभी भी बस्तर में कई उद्योग चल रहे हैं। फिलहाल सरकार पहला मकसद बस्तर को शांत करना और फिर विकसित करना है। प्रधानमंत्री आवास सामान्यतः मतलब अनिवार्यतः उनको ही मिलता है जिनका नाम 2011 की सर्वे सूची में है और उसको पंचायत ने अनुमोदित कर दिया है, ग्राम सभा ने। और साथ ही साथ आवास प्लस की सूची में जो 2015-16 में बना है उसमें अगर नाम है तभी प्रधानमंत्री आवास मिलता है। परंतु छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों के आधार पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने आग्रह किया केंद्र से, माननीय अमित शाह जी से, माननीय शिवराज सिंह जी से, कि हमको हमारे परिस्थितियों के अनुरूप जो नक्सल पीड़ित परिवार है अगर उनका नाम नहीं है उन सूचियों में फिर भी हम उनको देना चाहते हैं और इसको जरूर दिया जाए विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ ऐसे लोग जो नक्सलवाद में पहले थे परंतु अभी उन्होंने पुनर्वास किया है उनको भी प्रधानमंत्री आवास दिया जाए। ऐसा जब हम लोगों ने आग्रह किया तो 15,000 आवास प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ को दिया गया और बाकी आवास जो मिलते हैं जो पूर्व निर्धारित सूची है उस आधार पर मिलते हैं। और इसमें ठीक उल्टी प्रक्रिया जब हमारे जो जिला स्तरीय टीम बनी है एसपी कलेक्टर्स आदि की जो ये निर्धारित करते हैं कि यह नक्सल पीड़ित है अथवा यह पुनर्वासित है उसका निर्धारण होता है, उसके बाद वो सूची बनती है उनको दिया जाता है। तो कल पहली किस्त 2,500 लोगों की जो देश की आज तक की पहली चीज है, पहली प्रधानमंत्री आवास है जो नक्सल पीड़ित परिवारों को या पुनर्वास करने वालों को दिया गया है। 10 करोड़ की कुल राशि का कल ये विषय था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार 2,500 प्रधानमंत्री आवास इनको दिए। ये पृथक सूची भी बनेगी, इसकी प्रक्रिया बन ही रही है, इसकी सूची बन रही है। इसमें जिला स्तर पर जो टीम गठित हुई है, वैसे हमारे पास ये है कि कौन कौन नक्सलिज्म में है, उनकी एफआईआर है, उनकी लिस्टिंग है, सब कुछ है। तो उसमें भी उसका चिन्हांकन हो जाता है। नक्सल पीड़ित परिवार उनके अपने क्लेम होते हैं, उसका इंस्पेक्शन होता है और तय होता है कि ये नक्सल पीड़ित परिवार है, उनका भी डिटेल आ जाता है। अभी 1-1.5 वर्षों में नई सरकार बनने के बाद इस पर खूब काम किए और नक्सल पीड़ित परिवारों के विक्टिम रजिस्टर जैसी चीज हमने बनाई है। तो ये जो लोग हैं फिर ये क्लेम करते हैं तो इनको प्रधानमंत्री आवास देने की प्रक्रिया कर रहे हैं। ये जिले स्तर से टीम सॉर्ट होकर के हमारे पास पहुंचती है, फिर उसमें से कुछ अभी 6,000 लोगों के नाम आए जिसमें से 2,500 लोगों का हम दे पाए। सर, बिहार नक्सली जो क्षेत्र है उसमें कई ऐसे परिवार भी होंगे जो इस सर्वे में नहीं शामिल हो पाए, पीड़ित हो, लेकिन हो सकता है कि सरकार की या जिला प्रशासन के संज्ञान में ना हो, तो ऐसा कोई सर्वे अभियान चलेगा? अभी चल ही रहा है। अभी ये समाप्त हो गया था इसका समय, आग्रह किया तो केंद्र ने और इस समय को बढ़ाया है। आने वाले 6 महीने तक हमारे पास समय है इस विषय पर हम सर्वे करके और नाम इस विषय पर जोड़ पाए, ये समय है हमारे पास। कितना आप लक्ष्य रख रहे हैं? 15,000 अभी मिला है, अब कुल मिलाकर देखिए कितना होता है। नक्सल पीड़ित परिवारों की संख्या भी बहुत है, और क्योंकि इतनी पीड़ा नक्सलवादियों ने दी है, नक्सल पीड़ित परिवारों में सभी को नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत एक संख्या जो है उनको देने की कोशिश है। मतलब जो आवासहीन हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, उनको श्रेणीगत कर करके देने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग के ऑनलाइन फार्मासिस्ट नवीनीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। अभी तक फार्मेसी संस्थाओं से उत्तीर्ण होकर छात्र छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन करा रहे हैं। ये पंजीयन 1 साल और 5 साल के लिए होता है। इसके बाद छात्रों को अपने पंजीयन का नवीनीकरण करना पड़ता है। इसके लिए काउंसिल कार्यालय में स्वयं आकर फॉर्म भरकर कई प्रक्रिया से होकर काउंसिल में स्वयं उपस्थित होकर अपना पंजीयन प्राप्त करना पड़ता है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस मौके पर कहा कि अभी तक मैनुअल प्रक्रिया होने से फार्मास्यूटिकों को रायपुर का चक्कर लगाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री
विष्णु देसाई के निर्देश पर हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को ऑनलाइन मोड में लाने का काम शुरू किया है और इससे फार्मेसी जगत में काफी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। और ऑनलाइन पंजीयन के बाद अब पंजीयन का ऑनलाइन नवीनीकरण शुरू होने से 35,000 से अधिक फार्मासिस्टों को लाभ मिलेगा और अब वो अपने काम और व्यवसाय में बिना किसी परेशानी के ज्यादा समय दे सकेंगे, जिसका लाभ प्रदेश को भी मिलेगा। प्रदेश में 100 से अधिक ऐसे फार्मेसी संस्थान हैं जहां से बच्चे उत्तीर्ण होकर अपने आगामी भविष्य के लिए फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले मैनुअल होने की वजह से प्रदेश में लगभग 35,000 से ऊपर की संख्या में जो फार्मासिस्ट हैं उनको फिजिकली यहां रायपुर आना पड़ता था और कई बार वो फाइलों के चक्कर में हफ्ते भर या कई महीने भी उनको घूमना पड़ता था। इसको देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 1.5 साल पहले जब सरकार आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि हमारी सभी ऐसे प्रक्रियाओं को हम ऑनलाइन करें ताकि जनता को मुख्यालय के चक्कर ना काटना पड़े। और उसी के तारतम्य में पिछले वर्ष हम लोगों ने फार्मेसी काउंसिल के जो रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन किया और ऑनलाइन का प्रतिसाद हुआ कि अब हमारे यहाँ समय पर रजिस्ट्रेशन हो जा रहे हैं और जो नए छात्र उत्तीर्ण होते हैं उनको यहाँ फिजिकली रायपुर नहीं आना पड़ता है। और इसके एक कदम और चलते हुए चूंकि 35,000 से ऊपर की संख्या में रजिस्टर्ड हैं तो उनका रिन्यूअल का भी एक समय सीमा होता है और रिन्यूअल के लिए भी लोगों को वही प्रक्रिया अपनाना पड़ता है जो नवीन पंजीयन के लिए करना पड़ता है। उसको देखते हुए आज हम लोगों ने नवीनीकरण को भी ऑनलाइन नवीनीकरण मोड के लिए ऑनलाइन कर दिया है और हमारे फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष जी, सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष और हमारे रजिस्ट्रार और मेंबर्स की सभी की उपस्थिति में आज हम लोगों ने इसका शुभारंभ किया है। इससे निश्चित रूप से फार्मेसी जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा और जो लोगों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति, माननीय विष्णु देसाई जी की सरकार के प्रति जो विश्वास है, सुशासन जो तिहार मनाया जा रहा है, इस सुशासन तिहार में एक फार्मेसी जगत में माइलस्टोन साबित होगा। पन्ना की कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने शुक्रवार शाम बंधा तालाब उद्यान पहुंचकर वहां चल रहे सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यों की प्रगति पर असंतोष जताते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष सभी कार्य शीघ्रता से और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाए। कलेक्टर ने उद्यान में स्थापित विद्युत प्रकाश व्यवस्था, सौंदर्यीकरण कार्य और म्यूजिकल फाउंटेन के निर्माण स्थल का भी गहन अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि स्थल नगरवासियों के लिए एक प्रमुख पर्यटन और मनोरंजन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही कार्य की गुणवत्ता पर असर नहीं डालनी चाहिए। कलेक्टर ने निर्माणाधीन म्यूजिकल फाउंटेन फ्लोर में आवश्यक सुधार कर उसे और अधिक आकर्षक और सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि बंधा तालाब उद्यान में नगरवासियों के मनोरंजन के आकर्षक विद्युत सज्जा, फाउंटेन निर्माण, बैठने की सुविधा और अन्य सौंदर्यीकरण कार्य किए जा रहे। इस दौरान अपर कलेक्टर चित्रकांत, चार्ली ठाकुर और अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। पन्ना की कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने सभी स्वास्थ्य केंद्रों को पूरी तरह से कार्यशील बनाए रखने के निर्देश दिए और जिन केंद्रों में मरम्मत या नए भवन की आवश्यकता है उनकी जानकारी शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा। बैठक में जिले के स्वास्थ्य केंद्र भवनों की स्थिति, स्टाफ की उपलब्धता और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने लो बर्थ वेट, मातृ मृत्यु दर और स्टील बर्थ जैसे गंभीर मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए इन आंकड़ों को न्यूनतम स्तर पर लाने के ठोस प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने बीएमओ को मातृ मृत्यु दर कम करने की गंभीरता से कार्य करने की और कहा गया है और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने को भी कहा। साथ ही यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए कि कोई भी स्वास्थ्य केंद्र तय समय में बंद न हो। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शेष लाभार्थियों के कार्ड शीघ्र जारी करने और एएनसी पंजीयन की सतत निगरानी के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने सभी कर्मचारियों को मुख्यालय में निवास सुनिश्चित करने की सख्त हिदायत दी।
सुशासन तिहार के अंतर्गत पन्ना जिले में आम नागरिकों को त्वरित सेवाएं प्रदान करने की दिशा में परिवहन विभाग द्वारा लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल और तेज किया गया है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 460 नागरिकों ने लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, जिनमें से लगभग 120 आवेदकों को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से तत्काल लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। परिवहन सुविधा केंद्र के जरिए आवेदन करने वाले पात्र आवेदकों को उसी समय लाइसेंस प्रदान किया जा रहा है। जिन आवेदनों में दस्तावेज या प्रक्रिया अधूरी है, उन्हें पत्र भेजकर कार्यालय में बुलाया जा रहा है ताकि वे औपचारिकताएं पूरी कर सके। इस पहल से शासन की सेवाएं आम नागरिकों तक सुगमता और पारदर्शिता के साथ पहुंच रही हैं, जिससे लोगों में संतोष और विभाग की कार्यप्रणाली में विश्वास बढ़ा रहा है। चिरमिरी वार्ड नंबर 14 से एक गंभीर मामला सामने आया है। स्थानीय सुलभ शौचालय में अज्ञात 9 युवकों द्वारा नशे का इंजेक्शन और मादक पदार्थों का सेवन किया जा रहा है। यह गतिविधि पिछले 1 साल से जारी है, जिससे क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बना है। महिलाओं और बच्चों को शौचालय जाने में डर लगने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नशे के इस कारोबार ने कई युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि तत्काल कार्रवाई कर इस पर रोक लगाई जाए। यह एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुकी है। मनेंद्रगढ़ जिले नगर पंचायत खोगा पानी में अंग्रेजी शराब दुकान में मिलावट खेल चल रहा है और आज दोपहर लोकला निवासी ग्राहक अंग्रेजी शराब दुकान में बियर लेने पहुंचे। जब ग्राहक ने बियर में पानी मिलने की शिकायत अंग्रेजी शराब दुकानदार से किया तो दुकानदार द्वारा कोई जवाब नहीं मिला। तो वहीं ग्राहक ने शिकायत जिला मनेंद्रगढ़ आबकारी अधिकारी को फोन पर सूचना दी। कुछ घंटों के बाद आबकारी विभाग अधिकारी अंग्रेजी शराब दुकान में जांच करने पहुंचे तो वहीं बियर की जो शीशी को काम चलाओ शीला बंद किया गया। और अब देखना यह है कि आबकारी विभाग किस तरह जांच करता है। शिकायत जो मिले है केवल कुआं पानी का ही नहीं है, पूरे एमसीबी जिले में इस तरह की घटनाएं और इस तरह के जो शराब दुकान में शराब में मिलावट के सूचना मिल रही है, पूरे एमसीबी जिला में है। और इसका पूरा श्रेय जो डिपार्ट के अधिकारी है उनको जाता है और इनमें प्लेसमेंट भी कर्मचारी मिले हुए हैं। जब से प्लेसमेंट कर्मचारी और अधिकारी के मिली भगत से इस तरह का होगा तो जो वहां कार्यरत कर्मचारी है उसका कोई इसमें दोष नहीं है, क्योंकि इनके सह द्वारा पर ही वह लोग काम करते हैं। महासमुंद जिले में सुशासन तिहार 2025 के तहत और तीसरे चरण की तैयारियां जोरों पर है। आज प्रेस वार्ता में कलेक्टर विनय कुमार लंगे ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिले का दौरा कर आम जनता की समस्याएं सुनेंगे और समाधान करेंगे। उन्होंने बताया कि तीसरा चरण 5 मई से 30 मई तक चलेगा, जिसमें जिले भर में 49 समाधान शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसी योजनाओं की जानकारी और आवेदन की सुविधा उपलब्ध होगी। अब तक जिले में कुल 1,82,099 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1,76,725 का निराकरण किया जा चुका है। यह सुशासन तिहार राज्य सरकार की तरह उस पहल का हिस्सा है जिसमें जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान और जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। निर्देशन था पूरे जिले भर में और पूरे राज्य में जो सुशासन तिहार का आयोजन है ये 8 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। इसमें 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक हमारे द्वारा विभिन्न स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे, नगरीय निकाय स्तर पे, विकासखंड स्तर पे और जिला कलेक्ट्रेट में हमने आवेदन प्राप्त किए थे समाधान पेटी के माध्यम से। और द्वितीय चरण में जो कि अभी 12 अप्रैल से अभी 4 मई तक जो चल रहा है, इसमें उन आवेदनों का निराकरण किया जा रहा है। और 5 मई से 31 मई तक जो समाधान शिविर का आयोजन पूरे जिले भर में किया जाएगा। कुल जो प्राप्त आवेदन हमें है वो 1,82,000 के करीब है और उनमें हमने 1,76,000 के करीब हमारा जो आवेदन है उनका निराकरण हमारे द्वारा किया गया है। और जो समाधान शिविर है कुल 49 जो विभिन्न शिविर है हमारे पूरे जिले भर में, ग्रामीण अंचल में और नगरीय निकाय में इनका आयोजन किया जाएगा और उसकी तैयारी ऑलरेडी हमने कर ली है। और इन समाधान शिविरों में जो भी क्लस्टर वाइज
ग्राम पंचायत शिविर में होगी। जो उस क्लस्टर में आवेदन हमें प्राप्त हुए होंगे उसके निराकरण के बारे में संबंधित हितग्राही को उसमें अवगत कराया जाएगा। और यदि हितग्राही नए आवेदन देना चाहते हैं तो वो भी हम लेंगे। और इसमें जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण उनका आगमन भी होना संभावित है, तो उसकी तैयारी हमने पूरी करेंगे। देखिए, यदि मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं तो अभी मोर द्वार सहाय सरकार जो अभियान है वो भी जिले में संचालित है, जिसका डेट अभी 15 मई तक बढ़ गई है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।